मेरी प्रेग्नेंट बहन ने आखिरी दिनों में अपना ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर बुला लिया। मेरे बहनोई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने डर कर सब कुछ अपनी बहन को बता दिया, लेकिन बहन बोली तुम्हें ये सब करना ही होगा, वरना गैरों के दिए गए ज़ख्म इतने तकलीफ़दार नहीं होते जितने अपनों के दिए गए ज़ख्म तकलीफ़ देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। किस तरह मेरी बर्बादी के पीछे कोई गैर नहीं था बल्कि मेरी अपनी। ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग एहतियात का दामन थाम कर रखें। मेरा नाम अस्मा है। हम दो ही बहनें थी और मेरी बड़ी बहन फौजिया की शादी के वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी। हम दोनों बहनों के दरमियान उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा था, लेकिन फौजिया बाजी मेरी 23 साल की बहन थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरे बहनोई शाहिद ने मुझे रुखसती के वक्त प्यार से अपने पास बिठाया और मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगे, अस्मा रोने की क्या बात है, साली तो आधी घर वाली होती है, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चली आना। शाहिद भाई की बात सुनकर मैं खुश हुई। बाजी शादी होकर दूसरे शहर गई थी। शाहिद भाई कहने लगे, जब भी तू अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर दिखाऊंगा और घुमाऊंगा। बाजी तो रुखसत होकर चली गई, लेकिन दिन में यह अरमान जाग उठा कि मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मज़े करूंगी। बाजी की शादी को ऐसे ही साल गुजर गया, लेकिन मेरा उनके शहर जाना न हो सका। पूरे साल बाद बाजी ने घर का चक्कर लगाया और शाहिद भाई भी उनके साथ आए थे। वे बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। जितने दिन वे हमारे घर में रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वे मेरे लिए बहुत सारी टॉफ़ी भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे बहुत मोहब्बत हो गई थी। एक हफ्ता हमारे साथ गुजार कर बाजी वापस अपने ससुराल लौट गई। महीने बाद फिर बाजी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और ये खबर सुनकर मैं और मम्मी अब्बू बहुत खुश हुए। बहुत ही अरसे के बाद हमारे घर में ऐसी खुशी आई थी, लेकिन बाजी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह अम्मी से कह रही थी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालात में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उन्हें परेशानी हो रही है और डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। ये सुनकर अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन में तो अम्मी की जान बसती थी। अम्मी ने इसे हमारे घर आकर रहने को कह दिया, तो कहने लगी कि शाहिद भाई उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ आ जाती हैं तो शाहिद भाई और उनके अब्बू को बहुत परेशानी होती है। वैसे भी 1-2 महीने की बात नहीं है, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। बाजी की बात सुनकर अम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, अस्मा को मैं तुम्हारे पास भेज देती हूँ। 10वीं के इम्तिहान के बाद ये भी फारिग हो जाएगी। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और तुम्हारे घर के कामकाज भी कर दिया करेगी। अम्मी की बात सुनकर बाजी बहुत खुश हुई और कहने लगी, अस्मा को अकेले ना भेजना, शाहिद खुद अस्मा को लेने आ जाएंगे। मैं तो कब से मौके की तलाश में थी और ना जाने कितनी दफ़ा दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फ़ौरन ही खुशी खुशी में अपना सामान बांध लिया। खाला बनने की खुशी तो अलग होती है। 2 दिन बाद ही शाहिद भाई मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। बाजी के ससुराल में सिर्फ एक ससुर और शाहिद भाई थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। बाजी के ससुराल में सास ननंदों की कोई झंझट नहीं थी। बाजी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने पहले से ही मेरे पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए बराबर वाले कमरा भी दे दिया। बाजी के ससुर को सलाम करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब ही था। वे बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि इनके ससुर काफ़ी सालों से बीमार हैं, इसलिए अक्सर बहकी बहकी बातें करते हैं। आइंदा उनके कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं। बाजी के ससुर उनकी शादी में भी शरीक नहीं हुए थे। शाहिद भाई का रिश्ता आया, अब्बू के किसी दोस्त ने बाजी से करवा दिया था। यह मेरी उनके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो ये था कि मुझे उनके ससुर से मिलकर बहुत खौफ महसूस हुआ था।
बाजी के घर आकर मुझे 2 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। शाहिद भाई मेरा बहुत ही ख्याल रख रहे थे और बाजी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वे ज़्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती। सारा घर मैंने संभाला हुआ था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद बावर्ची खाना साफ करके अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा कर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं पसीने पसीने हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के गुसल खाने में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें मेरे वजूद के आर पार हो रही हैं। शुरू में मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र गुसल खाने के रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। कोई साया सा मुझे नज़र आया और मुझे यकीन हो गया कि कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा था। यह बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। बाजी के कमरे में पहुंची तो वहां शाहिद भाई और बाजी आराम से एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैं जल्दबाजी में कमरे का दरवाजा बजाना ही भूल गई और अब इन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शाहिद भाई फौरन उठकर बैठ गए, कहने लगे, आ जाओ अस्मा, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि गुसल खाने के रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं बाजी के लिए दूध का गिलास लेकर आई थी। बाजी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं शाहिद से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र बाजी के ससुर पर पड़ी जो बाहर घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनकी यह बात सुनकर मेरे बदन में झंझरी सी आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबरा कर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। बाजी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वे सारे दिन कमरे में ही रहते हैं, तो फिर वे इतनी रात को लॉन में क्या कर रहे थे? ये बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और रोशनदान पर जो आया था वह मेरा वहम था या हकीकत? कहीं वे बाजी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी सारी रात आंखों में गुजर गई। अगले दिन शाहिद भाई सुबह दफ्तर जाते हुए नाश्ते की मेज़ पर आए और कहने लगे, अस्मा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा, तुम शाम तक तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और दफ्तर के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। बाजी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी, शाहिद तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, वह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बाजी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं शाहिद भाई का ख्याल रखूंगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो शाहिद भाई मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने बाजी से भी कहीं ज़्यादा मेरी खरीदारी करवा ली। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात मैं बहुत थक कर घर लौटी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर बेखबर सो गई। आधी रात को अचानक ही लाइट चली गई और गर्मी के एहसास से मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। अंधेरा इस कदर था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर अचानक ही किसी ने मुझ पर हावी होना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा, मैं चीख भी नहीं सकती थी, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है तो मैंने अपनी पूरी जान लगाकर अपने ऊपर इंसान को ज़ोर से धक्का दिया और शायद मुझे उसे धक्के की उम्मीद नहीं थी। वे एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं कैसे भी करके बाजी के कमरे में पहुंच गई। वहां जाकर मैंने बाजी को आवाज़ दी तो कहने लगी, अस्मा, तुम परेशान न हो, शाहिद अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट खराब हो जाती है, शाहिद जल्दी ठीक कर देंगे। बाजी ने ढूंढ ढूंढ कर अपने मोबाइल फ़ोन का टॉर्च जला दिया। मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। मैं बाजी के पास बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वे कहने लगी, तुम भी बहुत डरपोक हो, ज़रा से अंधेरे से घबरा गई हो, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? बाजी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई था इसलिए मैं डर गई थी।
मेरी बात सुनकर वे जोर जोर से हंसकर कहने लगी, शाहिद मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई होंगी और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाजी को किस तरह यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में वाकई कोई मौजूद था, लेकिन वे कौन हो सकता था ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर शाहिद भाई बाजी के साथ थे तो फिर मेरे साथ कमरे में कौन था? पहले रोशनदान पर पड़ने वाला साया और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास ने मुझे खौफ में डाला हुआ था। मेरे जहन में रह रहकर बाजी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके शाहिद भाई कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखा फौजिया, मैंने पहले ही कहा था ये अंधेरे से घबरा जाएगी, इसके पास चली जाओ। बाजी शाहिद भाई से कहने लगी, इसके अंदर अंधेरा था, मैं अगर गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि इतनी डरपोक निकलेगी। मैंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अब अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं बाजी को परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि अम्मी ने मुझे समझा कर भेजा था कि डॉक्टर ने टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे लेट ही आई थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था वह मेरा वहम नहीं था, इस बात को मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया था। कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन शाहिद भाई किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त दफ्तर से घर लौट कर आए। उस वक्त बाजी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो गई थी और मैं बावर्ची खाने में मौजूद थी, खाने की तैयारियां कर रही थी। शाहिद भाई बावर्ची खाने में ही चले आए और मुझे पीछे से कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ दम तोड़ गई और मैं कुछ भी ना कह सकती। मगर शाहिद भाई, मैं तो तुम्हें छोड़ने के बजाय और कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, इतनी खूबसूरत हो, तुमसे नज़रें हटाने को दिल ही नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़ाया और बावर्ची खाने से बाहर भागने लगी तो शाहिद भाई बड़े ही बेबाकी से कहने लगे कि तुम नहाते हुए बहुत हसीन लग रही थी, मेरे मोबाइल फ़ोन में तुम्हारी वीडियो मौजूद है। शाहिद भाई के लफ्ज़ों ने मेरी रूह खींच ली। मैं सोच भी नहीं सकती थी शाहिद भाई इतने घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए शाहिद भाई की तरफ देखा तो वे कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही शाहिद भाई ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे की तरफ गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं पूरी कँपाने लगी। मैंने शाहिद भाई को जो रूप आज देखा था उससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई समझती थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। पता नहीं कैसे कब उनकी नज़र मुझ पर थी और मैंने गौर भी नहीं किया। शाहिद भाई बस कुछ वक्त के लिए दफ्तर से घर आए थे, इसलिए वह वापस चले गए और मैंने इरादा कर लिया कि मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब बाजी उठकर अपने कमरे से मेरे पास आई तो उस वक्त तक मेरी आंखें रो रो कर सूख चुकी थी। वे परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ है अस्मा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने बाजी से छुपाया क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें शाहिद भाई के बारे में इतनी बड़ी बात बताती। इसलिए मैंने रोते हुए कहा कि मुझे अम्मी अब्बू की याद आ रही है, मुझे वापस घर जाना है, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर बाजी मुझे गले से लगाने लगी और कहने लगी, इतनी ज़रा सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। तुम फिक्र ना करो, शाम में ही मैं शाहिद के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। शाहिद भाई के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बाजी से कहा कि अब्बू मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं अब्बू के साथ जाऊंगी। बाजी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह मैं अब्बू से मुलाकात कर लूँगी। बाजी की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गई और बाजी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं फ़ौरन बाजी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि बाजी बिस्तर के पास गिरी हुई हैं और अपने पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मैंने बाजी को बिठाकर बिस्तर पर लेटाया और काफ़ी देर तक उनके पास बैठी रही।
ان کی حالت مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے باجی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، اسما مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں اس حالت میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ آج تو تم تھی جس نے آ کر مجھے اٹھایا اور میرا خیال کیا، لیکن تمہارے جانے کے بعد اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اور میرا بچہ ایسے ہی مر جائیں گے۔ باجی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی، پھر بہت مجبوری میں میرے کچھ دن رہنے کا فیصلہ کیا اور باجی سے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میری بات سن کر باجی بہت خوش ہوئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ شاہد بھائی بھی واپس آ گئے۔ باجی نے انہیں بھی بتایا کہ گرنے کی وجہ سے باجی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ یہ سن کر شاہد بھائی بھی پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ اپنی باجی کے لیے جوس بنا کر لے آؤ۔ میں باورچی خانے میں جا کر سیب کا جوس بنا رہی تھی، پھر ایک دفعہ شاہد بھائی باورچی خانے میں آ گئے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں نے شاہد بھائی کو دھکا دیا اور غصے میں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی بیوی کی حالت اتنی خراب ہے اور آپ اپنی سالی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ شاہد بھائی پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے لگے۔ میں زور زور سے چیخنے لگی، میری آواز پر باجی آ گئی۔ میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ باجی کی طبیعت کا سوچے بنا ہی میں نے انہیں شاہد بھائی کا سارا سچ بتا دیا۔ باجی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری شاہد بھائی پر، اور غصے میں شاہد بھائی سے کہنے لگی، تم کیسے مرد ہو؟ ایک 15 سال کی لڑکی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ اس نے پچھلے 1 ہفتے سے تمہیں ناچ نچایا ہوا ہے اور تم ابھی تک کچھ نہیں کر پائے۔ باجی کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے باجی سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ باجی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئیں۔ میں پریشان ہو کر باجی کو دیکھ رہی تھی۔ باجی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، دیکھو اسما، میری بات غور سے سن لو۔ میں شاہد کا سارا سچ جانتی ہوں، لیکن جو وہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ میں غصے میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میں نے باجی سے کہا، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیسے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں جو کہ آپ کے پریگننٹ ہونے کے بعد اپنی بہن پر نظر جمائے بیٹھا ہے؟ وہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ساری زندگی کیا دے گا؟ میری بات سن کر باجی کہنے لگی، تو شاہد کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا جو وہ تم سے چاہتا ہے، ورنہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ باجی کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ امید سے ہیں اور شاہد بھائی باپ بننے والے ہیں۔ میری بات سن کر باجی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، نہ ہی میں پریگننٹ ہوں اور نہ ہی میں کبھی بن سکتی ہوں۔ مجھے کچھ ایسی بیماری ہے جس وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے تاکہ تم یہاں آ کر مجھے اور شاہد کو ایک بچہ دے سکو۔ شاہد کسی اور کا بچہ گود نہیں لینا چاہتے، انہیں اپنا بچہ چاہیے تھا، اور اس کے لیے میرے پاس اس سے زیادہ اور آسان راستہ نہیں تھا۔ میں کسی اور عورت کو اپنے سر پر سوتن بنا کر نہیں لانا چاہتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کام کے لیے تمہیں قربان کر دوں گی۔ ویسے بھی تم میری سگی بہن نہیں ہو، میں شاہد سے بہت محبت کرتی ہوں اور اسے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم پریگننٹ ہو جاؤ اور میری اور شاہد کی زندگی میں بچے کی اس کمی کو پورا کر دو۔ میں تو اب تک شاہد بھائی کو اپنا مجرم سمجھ رہی تھی، لیکن میری بہن بھی اس گندے کھیل میں برابر کی حقدار تھی۔ اپنا گھر بچانے کی خاطر میری بہن نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ میں اپنی بہن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے کہا کہ مجھے گھر واپس بھیج دیں، لیکن میری بہن نے میری ایک نہ سنی اور رات کو اندھیرے میں مجھے اپنے شوہر کے بستر پر پیش کر دیا۔ میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ میری بہن نے مجھے دھمکی دی، اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ میری اور شاہد بھائی میرے ساتھ زبردستی کریں گے، بلکہ اس کا الزام بھی وہ میرے کسی چھوڑے عاشق کے نام پر ڈال دیں گے، اور میری ساری زندگی اپنے ماں باپ کو اپنے کردار کی صفائی نہیں دے سکوں گی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میری بہن میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔
मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन कभी ये फ़र्क हम दोनों के दरमियान आएगा ये मेरे जहन में ना था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़ाने के लिए शोर मचाने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फ़ौरन ही आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर इन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वे पुलिस को फ़ोन कर देंगे। शाहिद भाई गुस्से में अपने अब्बू के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके अब्बू किसी भी हालत में मुझे अकेला छोड़कर पीछे ना हटे और मेरी खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले गए। वे कहने लगे, बेटा मुझे पहले दिन से ही इल्म था कि इन दोनों की नीयत खोट है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम कभी यकीन न करती। तुम सब जान चुकी हो तो फौरन अपने घर वापस लौट जाओ। ये दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझसे अपने बेटे की तरबियत में कहीं कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने शायद शाहिद भाई के अब्बू के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन मिला दिया और अपने अब्बू को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह अब्बू मुझे लेने के लिए आए। उन्होंने मेरी बाजी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। अब्बू को इस बात पर अफसोस था कि शायद उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई और मैं सोच रही थी कि मेरी कोई नेकी मेरे काम आ गई जो शाहिद भाई के अब्बू वे मेरे लिए फ़रिश्ता बन कर आए। इस बात को सालों गुजर गए। हमारी बाजी कैसी थी हमें कोई खबर नहीं थी, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई कि मेरी अम्मी ने मुझे एक नामहरम के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने एक नामहरम को अपना भाई समझकर। धन्यवाद दोस्तों।